बिहार में सेकंड फेज की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस प्रकार से फॉर्म को कंप्लीट करना है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा क्योंकि एक भी गलती हुई तो यकीन मानिए इस बार आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि हम बाद में कोई भी करेक्शन का मौका नहीं देंगे, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर विजिट करना है। उसके बाद से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक लिंक दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन। इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको एक नए वेब पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से आपको एक लिंक दिखेगा बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया वेब पेज रीडायरेक्ट होने के लिए बोला जाएगा। आप ओके पर क्लिक कर देंगे, नया वेब पेज ओपन हो जाएगा, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसमें आपसे आपके यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए, यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है, कहने का मतलब कि रजिस्ट्रेशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो लॉगिन करके आगे के प्रोसीडिंग को आप कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं आपको कुछ बेसिक डिटेल दी गई है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं 27/2023 वाला है और स्कूल टीचर हेड मास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 नवंबर से शुरू हो चुका है जो कि 14 नवंबर तक ही चलेगा। विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, 14 नवंबर के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। आवेदन कंप्लीट करने की अंतिम तिथि जो है वो 25 नवंबर है, ठीक है। और लास्ट डेट जो फी पेमेंट करने की है वो 14 नवंबर है। देखिए, बहुत कुछ बदलाव हुए हैं, तो वीडियो कंप्लीट अंत तक जरूर देखिएगा। अन्यथा की कंडीशन में अगर आप ये सोच रहे हैं कि 25 नवंबर लास्ट डेट है तो 25 नवंबर तक हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो आप गलतफहमी में हैं। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि जो है वो 14 नवंबर ही है और फी पेमेंट करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर रखी गई है। हालांकि 3 दिन और लेट फी पेमेंट के साथ आप कर सकते हैं, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बातें मेंशन की गई हैं, ठीक है। इसके बाद से देखिए, यहां पर आपको एक लिंक दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन का। इसी अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद से आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से सबसे पहले देखिए, यहां पर कैंडिडेट को अपना नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राहुल कुमार सिंह है, तो यहां पर देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में अभ्यर्थी राहुल लिखेगा, मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में सिंह लिखेगा। मान लीजिए किसी का नाम सरिता देवी है, तो उसका मिडिल नेम तो है नहीं, तो फर्स्ट नेम में सरिता लिखेगी और लास्ट नेम में देवी लिखेगी। अगर मान लीजिए किसी का नाम सिर्फ सीमा है तो फर्स्ट नेम में वो सीमा लिखेगी और मिडिल नेम और लास्ट नेम को छोड़ देगी। यहां पर देखिए मैंडेटरी नहीं है, स्टार नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। उसके बाद से देखिए नीचे आपसे पूछा जा रहा है फादर्स नेम, तो आप अपने पिताजी का पूरा नाम यहां पर लिखेंगे। उसके बाद से देखिए हस्बैंड नेम पूछा जा रहा है। अगर आप एक विवाहित महिला हैं तो उस कंडीशन में आपको यहां पर अपने पति का नाम यहां पर लिखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से आपसे बोला जा रहा है सेलेक्ट आईडी टाइप। अब यहां पर 3 प्रकार की आईडी दी गई है। पहला आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड और तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप आधार कार्ड से आगे प्रोसीड होते हैं तो आपको अतिरिक्त कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा। लेकिन जैसे ही देखिए मैं पैन कार्ड को सिलेक्ट करता हूं तो देखिए यहां पर एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें यह बोला जा रहा है कि इफ यू चूज पैन कार्ड देन एन एडिशनल फी ऑफ 200 पर पोस्ट विल बी चार्ज्ड। यानी कि अगर आप पैन कार्ड को चूज करते हैं आईडी टाइप के तौर पर, या फिर इसी प्रकार से देखिए ड्राइविंग लाइसेंस को भी अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो 200 रुपए पर पोस्ट आपको अतिरिक्त देना होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक डिटेल के माध्यम से, बायोमेट्रिक डाटा के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। आधार में आपके सभी बायोमेट्रिक डिटेल ऑलरेडी सेव होते हैं, इसलिए उसमें अतिरिक्त पेमेंट नहीं करना है। लेकिन जैसे ही आप पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस चुनेंगे तो आपको 200 रुपये अतिरिक्त देना होगा। तो मेक श्योर कि आप आधार कार्ड से ही प्रोसीड होइएगा, अन्यथा की कंडीशन में 200 रुपये पर पोस्ट आपको अतिरिक्त पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो यहां पर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे और साथ ही साथ यहां पर आप अपना 12 डिजिट का आधार नंबर पूरा यहां पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए अपलोड आधार पीडीएफ। अपना आधार का कार्ड जो होता है उसका फ्रंट और बैक एक ही पेज पर आप स्कैन करेंगे और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सभी पीडीएफ जो होगी वो 100 KB से कम होनी चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। देखिए जैसे ही आप अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे पीडीएफ में तो यहां पर एक और लिंक आ जाएगा व्यू का, और इस पर क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर देख लीजिए कुछ इसी प्रकार से आपको अपना आधार कार्ड भी स्कैन करना है। यहां पर देख लीजिए इसी प्रकार से आपको भी अपना आधार कार्ड स्कैन करना है। देखिए ये फ्रंट का है और ये बैक का है, ठीक है। एक ही पेज पर इस प्रकार से आपको आधार स्कैन करना है और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। ध्यान दीजिएगा 100 KB से कम होना चाहिए।
उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू ए परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। अगर आप बिहार के निवासी हैं, मूल निवास आपका बिहार है, तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपसे परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट का डिटेल मांगा जाएगा, जिसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पर इशू डेट के लिए देखिए यहाँ पर कैलेंडर बना हुआ है। जैसे ही इस कैलेंडर पर आप क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इसके माध्यम से आप डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो उस कंडीशन में आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा अगर आप बिहार के रेजिडेंट हैं तो फिर यहाँ पर देख लीजिए आपको अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, यानी डोमिसाइल वाला। साथ ही साथ अगर आप एक बिहार के निवासी हैं तभी आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में देखिए आपसे पूछा जा रहा है आर यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी। तो अगर आप बिहार के निवासी हैं तो इस पर और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर अनरिजर्व से हैं तो फिर बिहार के निवासी वाले अभ्यर्थी भी नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बिहार के निवासी तो यस पर क्लिक करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आप अपना कैटेगरी चुनेंगे, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी, जो भी आपका कैटेगरी होगा उसके हिसाब से आपको चुन लेना है। ठीक है। अगर आप बिहार के बाहर से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो फिर आपको जो ओरिजिन वाला है यानी कि परमानेंट रेजिडेंट वाला, इसमें आपको नो पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। और नो करने के कंडीशन में चूंकि आपको अब आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो बाय डिफॉल्ट जो रिजर्व कैटेगरी वाला है वो नो हो चुका है और अब आप किसी भी कैटेगरी पर क्लिक करके उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद से देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप शादीशुदा हैं या फिर अनमैरिड हैं, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर 3 कंडीशन दिया गया है, मैरिड, अनमैरिड और अदर। ठीक है। तो जितनी भी एक तरीके से जो तलाकशुदा होती हैं या फिर जो विडो होती हैं उनके लिए अदर्स वाला ऑप्शन रहेगा, और जो शादीशुदा हैं मेल या फिर फीमेल उनके लिए मैरिड रहेगा, और जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए अनमैरिड रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं मान लीजिए अनमैरिड को सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है मेल है या फिर फीमेल है या फिर थर्ड जेंडर है। तो अगर आप मेल हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, फीमेल है तो इस पर, या फिर थर्ड जेंडर है तो इस पर क्लिक करेंगे। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है। अगर आप बिहार के निवासी वाले को हाईलाइट करते हैं, ठीक है, और यानी कि बिहार के निवासी हैं, उस कंडीशन में जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक और आपके लिए ऑप्शन खुलेगा कि डू यू वांट टू कंसेशनल फीस एज पर एडवर्टीजमेंट फॉर एससी, एसटी, डिसेबिलिटी एंड फीमेल। यानी कि बिहार की अगर आप महिला हैं तो आपके लिए फीस 200 रुपये ही केवल है। ठीक है। तो अगर आप बिहार वाला डोमिसाइल वाला यस करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए हाईलाइट होगा। लेकिन जैसे ही मैं बिहार के डोमिसाइल वाले को नो कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा आपको क्लियर होंगी। जैसे देखिए बिहार का डोमिसाइल वाला जो था उसको मैं नो कर देता हूँ, तो अब यहाँ पर जब मैं नीचे जाता हूँ तो वो वाला फी कंसेशन वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। यानी कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तभी वो फी कंसेशन वाला आपको हाईलाइट ऑप्शन मिलेगा, यानी फीमेल के लिए फी में कंसेशन मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो फीमेल के लिए भी फी में कंसेशन नहीं रखा गया है। ये चीज़ें आप लोग क्लियर रख लीजिएगा। ठीक है। साथ ही साथ आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू अ ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टीजमेंट। तो क्या आप स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं? तो हैं। तो अगर आप बिहार के निवासी होंगे तो यस वाला हाईलाइट रहेगा, आप यस पर क्लिक कर पाएंगे। चूंकि मैंने वहां पर अदर स्टेट सेलेक्ट किया है तो अब यस वाला हाईलाइट नहीं है, मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता हूं। ये बाय डिफॉल्ट नो पर क्लिक है। ठीक है। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो यहां पर आप यस कर सकते हैं, मतलब अदर स्टेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी यहां पर एक तरीके से आपका हाईलाइट रहेगा। अगर आप हैं तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है। नो पर क्लिक करेंगे तो आपसे कोई भी डिटेल नहीं मांगा जाएगा, लेकिन जैसे ही आप यस पर क्लिक करते हैं, बिहार के निवासी हैं अथवा नहीं है, अदर स्टेट के भी कैंडिडेट के लिए जो पीडब्ल्यूडी वाला सेक्शन है वो हाईलाइट है, आप यस पर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद से मान लीजिए आपने यस पर क्लिक कर दिया, इनमें से जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, यहाँ पर इशू डेट डाल लेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का विवरण यहाँ पर देना है। तो किस महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल आपको चुनना है जहाँ से आपका इशू हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लिस्ट आ जाएंगे, इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। देखिए ये बहुत सारी लिस्ट आ चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद से यहाँ पर अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट भी पीडीएफ में अपलोड करना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन, यानी कि रिटायर्ड हैं आर्मी से, नेवी से या फिर एयरफोर्स से। तो अगर आप यस हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है। जैसे कि देखिए
अगर आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए यस का यस वाला हाईलाइट है। आप अगर एक्स सर्विस मैन से बिलोंग करते हैं तो यस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप हैं तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और अपलोड डॉक्यूमेंट पीडीएफ में आपको करना होगा। यहाँ पर मैं नो पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। अदर स्टेट वाले के लिए भी ये ऑप्शन हाईलाइट है और बिहार के लिए तो हाईलाइट रहेगा ही रहेगा। इसके बाद से पूछा जा रहा है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक, यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए फिर से ऑप्शन खुल गया है। यहाँ पर अगर आप हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। जैसे कि देखिए, जैसे ही मैं नो पर क्लिक करूंगा तो सारे ऑप्शन अपने आप डिसअपीयर हो जाएंगे। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, देखिए इंटर डेजिग्नेशन, यानी किस पोस्ट पर आप हैं नियोजित शिक्षक के तौर पर, इंटर स्कूल, किस स्कूल में आप कार्यरत हैं, और सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर आप हैं तो उस कंडीशन में ये अप्लाई नहीं होगा। ये बिहार के नियोजित शिक्षा की केवल बात की जा रही है। तो अगर बिहार में आप हैं तभी आप इसको सेलेक्ट करिएगा, अन्यथा की कंडीशन में नो करिएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। तो मैं यहां पर नो पर क्लिक कर देता हूं, ठीक है, यानी कि नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है। उसके बाद से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा रहा है, अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने, यानी कि बीएड डीएलएड जो भी आपका है, जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी आप रख रहे हैं उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, अगर आप बीएड हैं, बीएड एमएड है, बीएलएड है, बीएड है, बीएससी बीएड है, बीपीएड है, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड है, संबंधित वर्ग के सभी विषयों के लिए, यानी कि अगर आप बीएड डीएलएड बीएलएड जो भी कोर्स किए हुए हैं तो आपको ये वाला टिक करना है, ठीक है। अगर आप पीजीटी 11-12 के लिए कंप्यूटर विशेष के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और बीएड नहीं है तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप 11-12 के संगीत विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और बीएड नहीं है, देखिए क्या बोला जा रहा है, बीएड आदि धारक नहीं है, तो फिर आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप संगीत, ललित कला और नृत्य कक्षा 9-10 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप विशेष विद्यालय अध्यापक के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं जिनका डीएड स्पेशल एजुकेशन में होता है या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन में, तो फिर आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये वाला जो वैकेंसी है ये अलग वैकेंसी है, ठीक है, ये नॉर्मल वाले से अलग है। आप नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप स्पेशल एजुकेशन में बीएड या फिर डीएलएड है तो आप अगर ये वाले में आवेदन करते हैं, यानी कि जो 32,000 पद है अपर प्राइमरी में, उसमें अगर आवेदन करते हैं तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 6 माह का अलग से ब्रिज कोर्स करना होगा, जो कि नोटिफिकेशन में बातें मेंशन की गई हैं। तो जितने भी बीएड, डीएलएड, बीएलएड जितने भी कोर्स हैं सबको ऑप्शन नंबर ये वाला पहला वाला ही सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप बीटेक हैं और कंप्यूटर विज्ञान के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बीएड नहीं है, तो फिर ये वाला आप कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, तो इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी बीएड, डीएलएड, बीएड जितने भी कोर्स होते हैं सबके लिए ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अगला आपसे पूछा जा रहा है, आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त कार्यरत शिक्षक। अब देखिए, पात्रता परीक्षा क्या होती है, जो सीटेट होता है या फिर बीटीईटी होता है उसको पात्रता परीक्षा बोलते हैं। और दक्षता परीक्षा क्या होता है, 2012 से पूर्व जितने भी नियुक्त टीचर हैं, 2012 से पहले जो अपॉइंटेड टीचर हैं बिहार में, उनके लिए एक दक्षता परीक्षा होती थी। तो अगर आप 2012 से पहले के टीचर हैं तो वो दक्षता परीक्षा आपके पास होगी, तो आप उस कंडीशन में दक्षता वाला चुनेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लीजिए, पिछले बार बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलत कर दिया था। तो अगर आप बिहार से हैं, सीटेट क्वालिफाई हैं, बीटेट क्वालिफाई हैं, साथ ही साथ अगर आप अदर स्टेट से हैं और सीटेट के बेस पर सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपको ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट कर लेना है, पात्रता परीक्षा ऑब्लिक करके दक्षता एवं पात्रता परीक्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 किसके लिए सेलेक्ट करना है, देखिए ये उसके लिए सेलेक्ट करना है जो 2012 से पहले का टीचर है और जो केवल दक्षता परीक्षा पास किया हुआ है, ठीक है। बिहार में होता था तो ये उसके लिए होगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, पात्रता परीक्षा वाला, ठीक है। जैसे ही पात्रता और दक्षता परीक्षा पर आप सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद से आपके सामने कुछ और ऑप्शन खुल जाते हैं। जैसे देखिए, आप इनमें से किस पात्रता दक्षता पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं, तो उसके अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। जैसे देखिए, आपने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है, बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है, दक्षता परीक्षा 6 से 8 प्रारंभिक विद्यालय के लिए क्वालिफाई किया है, तो आपको ऑप्शन नंबर ये वाला टिक करना है। अगर आप एसटेट पेपर 1 जो कि 9-10 के लिए मांगा जाता है, अगर वो क्वालिफाई किए हुए हैं तो आपको ये टिक करना होगा और उसमें से इसमें से कोई भी एक
विकल्प आपको चुनना होगा। अगर आप 11-12 के लिए जो एस टेट पेपर 2 होता है वो क्वालिफाई किए हैं तो ये वाला आपको सेलेक्ट करना होगा और इसमें से कोई भी एक विकल्प आपको चुनना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप 6 से 8 की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए केवल यही ऑप्शन है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपसे बोला जा रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, हो गया ना। उसके बाद से अब आपसे बोला जा रहा है कि बिहार एस टेट पेपर 1 दक्षता परीक्षा 9 से 10 पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण का वर्ष। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर आप एस टेट पेपर 1 भी क्वालिफाई हैं और टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये वाला आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार एस टेट पेपर 1 एज एग्जेम्पशन, ठीक है। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पर एज एग्जम्पशन दिया गया है अलग अलग कैटेगरी में। तो ये आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये किस एज रिलैक्सेशन की बात की जा रही है। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगर आप एज एग्जम्पशन में एलिजिबल नहीं है तो फिर आप अन्य पर क्लिक करेंगे, अन्यथा की कंडीशन में जो भी आप पर एप्लीकेबल होगा उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वाले को भी आपको सेलेक्ट करना होगा और इसमें भी एज एग्जम्पशन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उससे बोला जा रहा है कि आप कौन सा एज एग्जम्पशन चाहते हैं। तो अगर आप जो चाहते होंगे उसके अनुसार सेलेक्ट करिएगा, अन्यथा के कंडीशन में अन्य कर दीजिएगा, ठीक है। अब चूंकि केवल 6 से 8 वाला अभ्यर्थी अगर अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन हाईलाइट उसको नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये उसी अभ्यर्थी को सेलेक्ट करना है जिसके पास एस टेट पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई होगा। अगर आपके पास है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा की कंडीशन में इसको सेलेक्ट नहीं कर लेना है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद से देखिए, उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि 6 से 8 वाला जो सीटेट का आपने सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया था उसका सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट यहां पर मांगा जा रहा है और अपलोड पीडीएफ। यहां पर फिर से पीडीएफ 100 KB के अंदर आपका अपलोड होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप अपना सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, इशू डेट और पीडीएफ को अपलोड करेंगे। देखिए जैसे ही आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोडेड का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर क्लिक करके आप व्यू कर सकते हैं। पिछले बार ये ऑप्शन नहीं था जिसकी वजह से अभ्यर्थी दूसरे का डॉक्यूमेंट गलती से अपलोड कर देते थे, इस वजह से इस बार लिंक दे दिया गया है। आप तुरंत अपलोड करने के बाद से देख पाएंगे कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है अथवा नहीं। ये भी आपका 100 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं। देखिए शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के पद के लिए, यानी कि जो 32,000 पद अपर प्राइमरी में है उसके लिए, या फिर कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के अध्यापक प्रधानाध्यापक के लिए। तो अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों के लिए यहाँ पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी वाली जो नोटिफिकेशन है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें ये सब बातें मेंशन की गई है। हालांकि जो एलिजिबिलिटी इस वाले का है वहीं एलिजिबिलिटी इसका भी है। तो आप दोनों के लिए भी एलिजिबल होंगे और दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि दोनों का फी पेमेंट आपको अलग अलग करना होगा, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले वाले को ऑप्शन को टिक रखता हूँ, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। अगर आप दोनों का पेमेंट करना चाहते हैं तो दोनों के लिए एलिजिबल है और दोनों के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट 1 मैंडेटरी, यानी कि देखिए जो 30 अंक का पेपर होगा क्वालिफाइंग, एक ही पेपर होगा उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें इंग्लिश तो सबके लिए कंपलसरी है, आपका 8 क्वेश्चन इंग्लिश से होगा। बाकी 22 क्वेश्चन जो होगा उसके लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब कौन कौन से ऑप्शन दिए गए इस पर देखिए, ड्रॉप डाउन मेनू पर जब मैं क्लिक करता हूं तो देखिए उर्दू, बांग्ला और हिंदी। अब 22 प्रश्न आप किसके चाहते हैं, उर्दू के चाहते हैं, बांग्ला के चाहते हैं या फिर हिंदी के चाहते हैं। तो जो भी आपको चाहिए वो आप क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर हिंदी को क्लिक कर देता हूँ तो 30 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 8 नंबर तो आपका इंग्लिश कंपलसरी है, तो उसके बारे में तो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि वो तो सबको देना है। बाकी का 3 में से कोई भी एक आपको सेलेक्ट करना है। मैंने हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करना है, देखिए डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा एक ही ऑप्शन खुलेगा क्योंकि मैं केवल अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर आपने वहाँ पर STT पेपर 1 और पेपर 2 वाला भी सेलेक्ट करेंगे तो TGT और PGT के लिए भी आपका हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने अनुसार जो भी सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार वो चीज़ें होंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे ही इस वाले चेकबॉक्स पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें आपके सामने विभिन्न प्रकार के मिनिमम एलिजिबिलिटी खुल जाएगा। अब देखिए, अब उसके बाद से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सब्जेक्ट, सेलेक्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में आपसे पूछा जा रहा है उर्दू, अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और हिंदी। तो इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे
किसके लिए? ये 6 से 8 वाली भर्ती के लिए है। तो आप किस विषय से अप्लाई करना चाहते हैं वो आप देख लीजिएगा। जैसे लैंग्वेज में देखिए अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी का ऑप्शन दिया गया है, और सामाजिक विज्ञान और गणित एवं विज्ञान का ऑप्शन दिया गया। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी उसके अनुसार आप अपना सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस एंड एड्रेस ऑफ परमानेंट। तो यहाँ पर आप अपना पत्राचार का एड्रेस भरेंगे और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भरेंगे। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एडवर्टीजमेंट के हिसाब से मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यस ही रहेगा, नो तो होगा नहीं। नो रहेगा तो आप एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए आपसे बोला जा रहा है मोबाइल और मेल आईडी आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी भरेंगे और यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर मैंने मेल आईडी भर दिया है। अब वेरीफाई बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई बटन पर आप क्लिक करेंगे एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा, इसमें बताया जाएगा ईमेल वेरीफाइड। ठीक है, तो इसके बाद से आपको इस ओके बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से नीचे देखिए आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है और गेट मोबाइल ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर जो आप यहाँ पर नंबर डालेंगे एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है। जैसे ही गेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ओटीपी सेंड सक्सेसफुली का एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा। इस ओके पर आप क्लिक करेंगे और देखिए अब यहाँ पर गेट ओटीपी वाला ऑप्शन जो आ रहा था वो हट चुका है। अब यहाँ पर ओटीपी जो आपके मोबाइल नंबर पर आया हुआ है उसको यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर ये जो कैप्चा दिख रहा है इसको यहाँ पर डाल करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक कन्फर्मेशन मैसेज आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से पॉपअप मैसेज जनरेट होगा, जिसमें ये बोला जाएगा आई हैव चेक्ड ऑल द एंट्रीज, नो फर्दर करेक्शन इज रिक्वायर्ड, सबमिशन बी एक्सेप्टेड। यानी कि मैंने सभी फील्ड्स को देख लिया है, अब कोई भी करेक्शन की जरूरत नहीं है। और उस कंडीशन में अगर आपने सभी फील्ड को मिला लिया है कि सभी डिटेल आपका सही है तो यस पर आप क्लिक करिएगा। और अगर आप फिर से एक बार मैच करना चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मैं दिखाता हूं, देखिए नो पर मैंने क्लिक किया तो ये फिर से हाईलाइट हो गया पूरा फॉर्म। ठीक है, अब इसमें जो भी आपको चेंज करना है एक बार फिर से कंफर्म करके चेंज कर लीजिएगा। सारे डिटेल को कंफर्म होने के बाद से अब आप जब फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फिर अब आपको यस पर क्लिक कर देना है। जैसे देखिए मैं यस पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का फाइनल मैसेज आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी आपको मैसेज भेज करके अवगत कराया जाएगा। इसमें आपका देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर यूजर नेम लिखा हुआ है और यहाँ पर पासवर्ड लिखा हुआ है। ये क्रेडेंशियल आपको संभाल करके रखना है जब तक कि पूरा भर्ती का प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, इसको आप प्रिंट आउट करा लीजिए या फिर इस स्क्रीन को सेव करके रख लीजिए अगर आप पर्सनल कंप्यूटर में कर रहे हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मोबाइल से आप फोटो खींच लीजिए और इसको ध्यानपूर्वक रख लीजिएगा। अब फिर से आपको लॉगिन करके जो आपको क्रेडेंशियल दिया गया है उससे आप लॉगिन होंगे और आपको फी सबमिट करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर जो आपको यूजर नेम मिला है वो डालेंगे, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर ये वाला कैप्चा फिल करके लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन होंगे तो कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आपको दिखेगा। उसके बाद से नीचे लिंक दिया गया है येलो कलर से, क्लिक हियर फॉर पेमेंट। इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए अगर आप नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में 53 पैसे आपको कन्वीनियंस फ़ी के तौर पर देना होगा और 9 पैसे आपको अतिरिक्त और देना होगा। और अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो ₹1.63 आपको अतिरिक्त देना होगा और उस पर जीएसटी लगेगा 29 पैसे। उसके नीचे देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखा गया है, ये ऑप्शनल है। और इसी प्रकार से पेयर नेम भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं अन्यथा छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पर प्रोसीड नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। उससे ऊपर देखेंगे तो रुपए डेबिट कार्ड और अदर डेबिट कार्ड, अगर आपका मास्टर या फिर वीजा है तो अदर पर सेलेक्ट करेंगे, अगर रुपए वाला है तो रुपए वाले पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद से नीचे प्रोसीड नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने एक नया गेटवे ओपन हो जाएगा, पेमेंट गेटवे। ठीक है, उसमें आपसे जो भी आपका क्रेडेंशियल है बैंकिंग डिटेल का वो आपसे मांगा जाएगा। पेमेंट करने के बाद से ऊपर देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और आपका सक्सेसफुली का इस प्रकार से ग्रीन कलर से मैसेज लिख करके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए नीचे लिंक दिया गया बैक टू डैशबोर्ड, तो इस लिंक पर बैक टू डैशबोर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए जब आप अपने डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट स्टेटस में रजिस्ट्रेशन डेट 5 नवंबर 2023 शो कर रहा है, यानी आज ही रजिस्ट्रेशन किया गया है। और पेमेंट डेट में भी देख पा रहे होंगे 5 नवंबर 2023 ही शो कर रहा है, यानी आज ही पेमेंट किया गया है, यानी ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको
ये शंका होगी कि फॉर्म पूरा कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, प्रिंट आउट क्यों नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से 14 नवंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करने की तिथि दी गई है और आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 10 नवंबर से है। तो 10 नवंबर के बाद ही इसके आगे का प्रोसीडिंग आप कर पाएंगे। अगर आप 10 नवंबर के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेडिकेटेड वीडियो का लिंक दिया गया है कि कैसे फॉर्म को आगे कंप्लीट करना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे किस प्रकार से फॉर्म को कंप्लीट करना है, जैसे ही फॉर्म रीओपन होता है मतलब कि 10 नवंबर को, मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।